Hello, let's start with the first chapter of grade 12th और इसमें in today's chapter electric charges and field. First point that we need to discuss what is electric charge. हमें पता तो है electric charge क्या होता है. So charge होता है, electron होता है, proton होता है, लेकिन क्या whatever the inside is, this entire universe is made of atom. ये बात हमें नाइन्थ में पढ़ा दी जाती है. अब जो कुछ भी अगर एटम से है तो एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल दैट एवरीवन अस नो कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नंबर में भी होता है, ये हम सबको पता है. प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, ये भी पता है. इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज चार्ज, जो जनरली हेल्प करता है बॉन्डिंग बनाने. डिफरेंट मटेरियल के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ, दोनों के साथ बॉन्डिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक. अब चार्ज क्या होता है कि यहाँ पे आप देखिए चार्ज आपको देखने मिलेगा कि चार्ज इज समथिंग एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट जिस भी ऑब्जेक्ट, हम जनरली बोलते हैं जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा तो वी विल एज्यूम कि दैट ऑब्जेक्ट हैविंग सम चार्ज. अब चार्ज एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव मिलता है. अब पॉजिटिव चार्ज के साथ बेटा एक चीज बहुत खास होती है. पॉजिटिव चार्ज हैविंग डायरेक्शन या उसका जो फिगर बनता है दैट इज दिस वन. ये पॉजिटिव बना, दैट इज रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं. सेम एज नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव चार्ज ये अंदर आने की कोशिश करते हैं. देखिए, क्योंकि यहां पे आप समझो कि ये वाला जो चार्ज है डेट इज डायरेक्शन इसका क्या है? रेडियली आउटवर्ड. और इसका डायरेक्शन क्या है? रेडियली इनवर्ड. ठीक. तो चार्ज इज समथिंग विच जनरली हैविंग टू टाइप ऑफ, जनरली हैविंग अट्रैक्टिव नेचर एंड रिपल्सिव नेचर दैट वी विल डिस्कस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्जेस. अब यहाँ पे एक चीज आती है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बनते कैसे हैं. हम बोलते हैं ना इस ऑब्जेक्ट में ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है. कैसे बोला जाएगा? साफ साफ हिसाब है कि पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक. की रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड की स्टेटमेंट ये है, हम सभी को याद है. रदरफोर्ड की थॉमसन, थॉमसन इन थॉमसन एटॉमिक मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल की सम ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू सम ऑफ नेगेटिव चार्जेस. दोनों के जो नंबर ऑफ हैं वो सेम रहे. तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये चीज समझनी है कि पॉजिटिव चार्ज क्या. अगर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है और सामने वाले के पास 11 प्रोटॉन है तो हम क्या बोल सकते हैं? भाई दोनों का नंबर सेम है. लेकिन एक ही एटम पे अगर किसी इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाए और प्रोटॉन का नंबर कम हो जाए तो यहाँ पे डिफिशियंसी होगी. डिफिशियंसी किसकी है? पॉजिटिव की डिफिशियंसी. तो ज्यादा कौन हुआ? ज्यादा जो होगा उसको हम बोल देंगे दैट ऑब्जेक्ट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. क्लियर है बात? अगर प्रोटॉन ज्यादा होगा तो हम क्या बोल देंगे? उसके पास पॉजिटिव चार्ज जाता है. अब इसके बाद आपका आता है मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग हमने बचपन में बहुत किया. ऐसे लें छोटा सा, छोटे छोटे पीसेस पेपर लें और ऐसे रब करें. रब करके स्केल स्केल से रब करके देखते हैं तो अट्रैक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई. आजकल हमने कई रील्स भी देखे होंगे. ऐसे एक प्लास्टिक की चेयर पे बैठे इंसान और उसके बाद आपको क्या करवाया जाए, उस एक ब्लैंकेट से, फर वाला ब्लैंकेट से ऐसे रब करके फिर आप ऐसे चुटकी बजाओ, चुटकी बजाओ ऐसे, तो वो क्या होगा वहां पे? देयर विल बी स्पार्क. स्पार्क, छोटा सा स्पार्क होगा उससे, लेकिन गैस जल जाएगी. दैट विल बी पॉसिबल. तो दैट इज व्हाट टाइप ऑफ मेथड. चार्जिंग पहले तो यहाँ पे ये चीज आप देखो कि चार्जिंग क्या है. चार्जिंग मीन्स टू चार्ज एनी ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो
फर्स्ट मेथड इज दिस वन, फर्स्ट मेथड बाय फ्रिक्शन। रबिंग वाला जो है, टू सुटेबल बॉडी गिवन इन द बॉक्स, फर्स्ट वन ऑफ देम विल हैव द पॉजिटिव नेचर, अनदर विल हैव द नेगेटिव नेचर। ठीक। अब ये जो हमने बात बोली कि पॉजिटिव ये होंगे नेगेटिव ये होंगे, ऐसा क्या हो सकता है? और ये जनरली हम बात करते हैं ऐसा जो चार्ज हो रहे हैं, जनरली काइंड ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं जिसको हम करते हैं। ठीक। अब ये पॉजिटिव हो रहे हैं ये नेगेटिव हो रहे हैं, ये पता कहाँ से चलेगा? ये पता चलता है हमें, देयर इज अ सीरीज कॉल्ड ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। Triboelectric series gives us the exact data कि which type of material get positive charge and which type of material get negative charge। इस सीरीज में प्रॉपर ऐसे मेंशन रहेगा, यहाँ पे मान लो कुछ दूर तक जैसे पॉजिटिव मटेरियल रहेंगे। ठीक। फिर बीच में आ जाते हैं जीरो मतलब न्यूट्रल वाले, और लास्ट में नेगेटिव मटेरियल। ये लिस्ट कैसे बनती है कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव वाले जैसे आप देख लीजिए, यहाँ वी हैव आल्सो मेंशनड इट कि ग्लास हो गया, ग्लास रॉड, फर, ड्राई एयर, ठीक, ये हो गया, वुल हो गया। न्यूट्रल में आपका जनरली हम बात कर लेते हैं गोल्ड, एयू, सिल्वर। अगर इसमें चार्ज हो सकता है गेन, तो हमारे बॉडी में भी तो रब होता है, जनरली हम गोल्ड पहनते हैं, हमारी बॉडी में रब होता है, रब होने से वो चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, दे आर न्यूट्रल बॉडीज, वो चार्ज नहीं होते। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। नेगेटिव में आपको पता है सिल्क हो गया, एबोनाइट रॉड हो गई, कॉम हो गया, जनरली अ काइंड ऑफ हम मान लेते हैं पीवीसी मटेरियल। ठीक, पीवीसी मटेरियल हो गया। अब इसके बाद बेटा क्या चीज आपको देखनी है कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन से ये चीज पता चल रही है, फ्रिक्शन में भी हमें पता चल रहा कि क्या हो रहा है, चार्जिंग के मेथड हो रही हैं, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज से पता चल रहा है। देयर इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट दैट वी विल अंडरस्टैंड कि एक मेरे पास रबड़ का बैलून है, मैंने उसको ऐसे रब किया हेयर पे, रब करने के बाद मैंने दीवार में ऐसे चिपका दिया। बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम माई हेयर टू बैलून, इट गेट नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होने के बाद वो क्या होगा, वो जाके किसी भी वॉल से अटैच हो जाएगा, लेकिन वो तब तक जब तक वो बैलेंस आउट ना हो जाए उसके चार्ज, और उसके बाद वो फिर नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा सर चार्जिंग जो है क्या वो सभी टाइप के मटेरियल्स में हो सकती है क्या? कंडक्टर्स में हो सकता है, कंडक्टर्स में नहीं हो सकता। क्यों? कंडक्टर्स में तो पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन है, क्या करोगे चार्ज उसको, कैसे करोगे? जनरली हम इंसुलेटर्स, जैसे आप देख सकते हैं पीवीसी कैसा एक तरह का इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर है। ठीक है, तो इंसुलेटर काइंड ऑफ थिंग्स में हम जनरली फ्रिक्शन, और जिसको हम या तो आपको फ्रिक्शन मिलेगा या तो आपको इसी को मिलेगा रबिंग, याद रखिए, या तो फ्रिक्शन होगा या तो रबिंग होगी, डेट इज फॉर श्योर, उससे आपको बढ़िया मिलेगा। अब दूसरा मेथड है डेट इज कंडक्शन। कंडक्शन को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड भी। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बाय टचिंग वी कैन टू अ चार्ज बॉडी इज जनरली चार्जिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज हैपन। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका, ये इमेजिन करो ये एक रॉड है, प्लस है, अब इस रॉड के पास में, इस रॉड के पास में एक न्यूट्रल बॉडी लेकर आता हूं मैं। ठीक, इस बॉडी को जनरली मान लेते हैं, ठीक, इस बॉडी को धीरे धीरे करके इसके पास लेकर आते हैं, यहाँ पहले यहाँ था फिर यहाँ पास आएगा। जैसे ये इसमें पास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉडी के अंदर भी जनरली पॉजिटिव नेचर आ जाएगा। ये चीज हम सबसे ज्यादा कब देखते हैं? सपोज करो कि एक पर्सन को क्या हुआ, करंट लगा, चपका हुआ है तार में, और उसको अगर आप छूते हो तो यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम करंट। दैट इज अ मेथड ऑफ कंडक्शन, याद रहेगा आपको। अब इस मेथड में एक चीज समझो, आपका कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो जनरली इट इज अ काइंड ऑफ वे ऑल्सो टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जनरली हम 11th में पढ़ के आते हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस।
ऐसे फोर्सेस जिसमें जनरली हमें कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। अब थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में विदाउट बीइंग सो क्लोज टू ईच अदर और इन डायरेक्ट कांटेक्ट, हम डायरेक्ट ना कांटेक्ट करें, मतलब अगर मेरे पास ये एक रॉड है दैट इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, अब मैं एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेकर आता हूं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इस अभी डिस्टेंस है, पास नहीं गया है, दैट ऑब्जेक्ट विल गेन अ काइंड ऑफ चार्ज। अब वो चार्ज हो सकता है ये ऑब्जेक्ट ऐसा नेगेटिव गेन कर ले या पॉजिटिव गेन कर ले। अब देयर विल बी अ काइंड ऑफ चार्जिंग विल हैपन। इंडक्शन को और एक तरीके से आप समझ सकते हैं, चार्ज हुआ है लेकिन अपोजिट हुआ, क्यों? तुम्हारी वजह से हुआ। ये चीज आप समझो। इंडक्शन में अगर मैंने एक एक्स अमाउंट की चीज खरीदी और मेरे फ्रेंड ने उसी को देख के वाई अमाउंट की चीज खरीदी, ठीक, तो बिकॉज ऑफ दैट इंडक्शन एक्चुअली दैट पर्सन ब्रॉट इट ना, उसको जरूरत नहीं थी, उसने देखा और देख के फिर चार्ज हो गया, वो बूस्ट अप हो गया मोरल। ऐसे ही आपको लाइफ में भी लोग मिलेंगे, ठीक है, जो देख के काम करेंगे बट उल्टा करेंगे, तो हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल ना हो, उनके लिए तो कोई सेंस ही नहीं बनता, उनके लिए हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, वो करना चाहे ना करना चाहे, दैट इज देयर पार्ट। तो इंडक्शन इज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, बट कंडक्शन में कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है। तो कंडक्शन इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट phenomena and induction is indirect phenomena generally हम बोलते हैं। अब लेट्स डिस्कस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। क्लास 10th में हमने पढ़ा सिमिलर चार्जेस रिपल ईच अदर, डिसिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट और रिपल। सिमिलर, यहाँ पे आप लाइक चार्जेस विच जनरली रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरी चीज, अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट लाइट अनचार्ज बॉडी, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बैलून वाला दिया था। बैलून वाले केस में मैंने इसे रब किया हेयर से, बैलून में क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बैलून गेट, मान लेते हैं नेगेटिवली चार्ज, मान लेते हैं इन दिस डायग्राम इट इज पॉजिटिव चार्ज, बट लेट्स इमेजिन अ काइंड ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज हो गया है तो अब उसको वॉल में लेकर जाना, बिकॉज ऑफ दैट नेचर इस वॉल को आप उल्टा कर दो, इस वॉल को जनरली मैं बोल दूं कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, मान लेते हैं, या ये वाले पार्ट नेगेटिव कर दो, तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, इसको नेगेटिव कर देते हैं, जनरली चपक जाएगा लेकिन कुछ देर के लिए, ठीक। अब यहां पे आप देखो ये क्या हुआ एक्चुअल में, इंडक्शन की भी प्रोसेस हुई है। एक तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हमने बैलून को किया, फिर बैलून को जब वॉल पे अटैच किया तो वॉल गेट ऑल्सो काइंड ऑफ, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस इट गेट अपोजिट नेचर। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुए, चार्ज इज कंजर्व्ड, can neither be created nor be destroyed, but it can simply transfer into, that is conservation of charge, generally we believe conservation of charge, ठीक। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो सबको पता है कि भाई बॉडी चार्ज होगी फिर थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज होगी, बट जो एक्चुअल में है चार्ज तो उतना फिक्स ही रहेगा। फोर्थ पॉइंट इज चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज इनवेरियंस विथ मोशन, कि भाई चार्ज एट रेस्ट is equal to charge in motion, charge की वैल्यू will remain same throughout the process। भाई मोशन में आ जाने से चार्ज की वैल्यू बदल नहीं जाएगी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय मोशन, और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड दिस वन चार्ज इन वेरियंस। वेरियंस दैट मीन्स डिफर की बात करते हैं, इज नो डिफरेंस ऑफ चार्ज विथ मोशन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। एक फिफ्थ पॉइंट और है कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज,
दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक रैंडम बॉडी है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3, तो टोटल चार्ज इन दिस सिस्टम विल बी कंजर्व, दैट इज बाय द थर्ड पॉइंट. बट द फिफ्थ पॉइंट इज दैट द चार्ज जो होगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होगा इक्वल टू Q. तो दैट इज कॉल्ड एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कि भाई चार्ज तो ऐड होगा, ये तो पक्का पता है, और वो कंजर्व भी रहेगा थ्रू आउट द सिस्टम. द चार्ज रिमेन सेम, जितना सिस्टम पे है इंडिविजुअली, दैट इज द इंडिविजुअल पार्ट वो ऐड होगा. अब इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज क्वांटम, दैट इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, बट हम उसको अलग से बात करते हैं कि क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है. जनरली चार्ज एक बहुत छोटी सी यूनिट, एंटायर यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट के पास चार्ज होगा, आइदर इट इज मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक. अब हर ऑब्जेक्ट के पास अगर चार्ज है तो कितना होगा, दैट इज बीइंग द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज, दैट इज Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एन ई. n can be any number from this 1 2 dot 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 to infinity, and e की वैल्यू तो हम सभी को पता है, c is coulomb. तो बेसिकली एक आइडिया हमें यहाँ से ये मिलता है कि भाई चार्ज कितना भी कैसा भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास चार्ज होगा, किस क्या मल्टीपल का चार्ज होगा, एनी. अब यहाँ पे दोनों हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी, बिकॉज चार्ज हैव द टू प्रॉपर्टीज लाइक पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव. अब ये चीज हो गई क्वांटनाइजेशन पे, हम समझ गए. ठीक. अब इसके बाद हमें बात करनी है कूलम लॉ. कूलम लॉ क्या बोलता है, कूलम लॉ हमने 10th में भी पढ़ा. कूलम लॉ स्टेज दैट कि भाई लेट्स सपोज आई मार्क इट, Q1 है मेरे पास एक फोर्स, पॉइंट चार्ज है, ठीक है. Q1 एंड Q2 आर पॉइंट चार्ज, बहुत छोटे से पिन पॉइंट वाले. अब इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, मैं बोल रहा हूँ R, बराबर. तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज देयर सर्टेन काइंड ऑफ फोर्स विल बी अप्लाइड. दैट फोर्स आइदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. अगर मैं ये ले लेता हूँ, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक. अब अट्रैक्टिव फोर्स है तो जनरली क्या होगा, दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, तो फोर्स कितना होगा वो कूलम ने समझाया. और वो फोर्स कैसा, कूलम ने बोला कि दो ये होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्सेस, लिखा भी है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ये चीज होगी, दैट इज इफ दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. अब यहां पे ये बात हो जाती है कि हम इसको कंपेयर कर देते हैं, और इसी की वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस. आप अगर ध्यान से याद करने की कोशिश करेंगे, जब हम पढ़े थे फंडामेंटल नेचर ऑफ फोर्सेस, तो 4 फोर्सेस थे, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो सेंट्रल फोर्स भी है. सेंट्रल फोर्स ऐसा जो फोर्स जिसके में एक सिंपल विच फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ का आप मतलब समझ रहे हैं, ये वाली बात, 1/r स्क्वायर वाला, जो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड इन काइंड ऑफ सेंट्रल फोर्स. दो ही होते हैं, ग्रेविटेशन और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब जब इसको कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब K यहाँ पे आपको कांस्टेंट दिख रहा है, बराबर. अब ये जो K की वैल्यू है बेटा, यहाँ पे K इज सिंपली, या तो K की डायरेक्ट वैल्यू आप यूज करो, दिस वन. यूनिट पे आते हैं, यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ठीक. अब यहाँ पे जो K की वैल्यू है आपको, और K है क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये K क्या है. K तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल दें, तो K इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट. अब सर एप्सिलॉन क्या है, इस एप्सिलॉन की क्या जरूरत है, और ये है क्या. एप्सिलॉन समझो, यहाँ पे एप्सिलॉन जो होता है इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
ये हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्री स्पेस, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स है, इट हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यूनिट। यूनिट ध्यान से फटाक से डायमेंशन फॉर्मूला लगाओ भाई, अगर ये इधर जाएगा ये इधर आएगा तो क्या होगा, सोचो। के की वैल्यू तो निकालनी है, इसकी यूनिट, ठीक। या कमेंट सेक्शन में यूनिट बताना परमिटिविटी की मेरे को। अब इसके बाद परमिटिविटी का काम क्या है, इट जनरली हैव द टेंडेंसी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का इफेक्ट रिड्यूस करने, बिकॉज इसका एक्चुअल में आप ध्यान से देखो ना, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। अब यहां से अगर हमें कंक्लूजन निकालना पड़े तो यहां से तो हमारे पास वी हैव द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा, लेट्स मूव विद द डिफरेंट कलर, कि F जो है हैविंग द दिस काइंड ऑफ रिलेशन, बराबर, F हैविंग दिस काइंड ऑफ नेचर, कि F में क्या होगा कि अगर F बढ़ेगा, इफ अगर F बढ़ेगा तो परमिटिविटी कम होगी, जनरली परमिटिविटी कम होनी चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ बहुत बेकार लोग होते हैं जो इसके हिसाब से क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत कम जगह आएंगे, मतलब एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई अगर F फोर्स इतना है, एफ साइलेन मतलब क्या चेंजेस आएंगे, तो इसके लिए सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं विच इज दिस पार्ट। लेट्स, यहां तक तो समझ में आ गया कि इनवर्स रिलेशन है, और इसकी वैल्यू बेटा याद रखना हर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। अब तो ऐसे सबकी याद करनी पड़ेगी, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो हार मान लूँ। तो क्या करें फिर ऐसे सिचुएशन में, फिर क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने एक नया ट्रिक निकाला विच इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या हम उसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझो क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पे क्या पूछ सकता है कि लेट्स एफ नॉट मतलब फोर्स ड्यू टू फ्री स्पेस, ड्यू टू स्पेस, फ्री स्पेस लिख देते हैं। और आपको जो लेक्चर है इसका जो ये स्लाइड है ये आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहेगा, तो इफ एनीवन वांट्स आप वहां से सीधे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये एक फोर्स बनेगा फर्स्ट। किसी मीडियम में अगर हमें निकालना होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द मीडियम, एप्सिलॉन ऑब्वियस बात है मीडियम है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज सेकेंड। हम सभी को पता है जब हम कभी ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो वी जनरली क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, तो FO अपॉन FM, या उल्टा भी कर लो कोई इशू नहीं है, FM अपॉन FO इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सब तो कैंसिल हो रहा, बचेगा क्या, और ये दोनों में इनवर्स रिलेशन, तो जस्ट सिंपली ये आएगा रिलेशन। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाएगा, बोल देगा कि भाई नॉर्मल फ्री स्पेस में फोर्स 5 है और डाई इलेक्ट्रिक की वैल्यू दिस कुछ है, बता दिया जाएगा, तो उससे निकालना है। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, इसके रिगार्डिंग आपको बहुत बहुत रद्दी क्वेश्चन 1 नंबर वाले मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ऐसे स्कूलों में पूछ लेंगे और कहीं, ठीक है, जनरली अवॉइड। तो कूलम लॉ में हमें ये पता चल गया कि भाई फोर्स कितना होगा, ठीक, फोर्स इतना होगा ये, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन और लिखी कूलम साहब ने, कूलम ने बोला कि भाई तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तक तो ठीक है, तुम ये बताओ कि उसके बीच में डायरेक्शन कहाँ होगा, तो डायरेक्शन सीधा सीधा कूलम भाई को बताना है अपने को, कूलम भाई को क्या बोलना, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन बोथ द चार्जेस, ये दो चार्ज हैं इनके अलोंग जो लाइन ज्वाइन करेगी इसके अलोंग ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है। तो
डायरेक्शन ऑफ फोर्स के रिगार्डिंग भी अगर कभी आए कुछ, डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम का मतलब पता है, चार्जेस की हम बात कर रहे होंगे, इसी के अलॉन्ग लाइन ज्वाइन करेंगे। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक इज अ इंसुलेटर, इट इज ऑफ टू टाइप, पोलर, नॉन पोलर। ये चीजें हमें वापस से मिलेगी और इन डिटेल वी विल डिस्कस इट आउट कि व्हाट अबाउट पोलर डाइलेक्ट्रिक, व्हाट अबाउट नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन कमिंग चैप्टर्स, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। Dielectrics are the material which does not allow the flow of current। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो doesn't allow flow of current और जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जनरेशन को ये कभी वो नहीं बोलते, बट allow to generate within them। खुद के अंदर जनरेट होगा, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन उसको पास नहीं होने देंगे। अब दो टाइप, पोलर और नॉन पोलर, दैट वी विल डिस्कस। लेकिन ये एक तरह के मटेरियल है। इससे हमने कॉन्सेप्ट और पढ़ा कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। ठीक है, ये तो अभी हम देख कर ही आए हैं कि क्या होता है कि अगर सपोज करो आपके पास एक चार्ज है, ये वाले दो चार्जेस हैं, इफ यू हैव द टू चार्जेस, दिस वन Q1 एंड Q2, सेपरेटिंग बाय अ मीडियम, और वो r डिस्टेंस से सेपरेट है, और उस मीडियम के बीच में भी एक k कांस्टेंट है। k कांस्टेंट है तो मतलब वहां पे फोर्स कितना बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियम आ जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें तो पता नहीं इसका कैसे करते हैं। तो हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम, विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, या सिंपली हम इसको बोलते हैं रिलेटिव और रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी, कई जगहों पे के या ई आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या तो के और ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, सिंपल रेशियो ऑफ परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब कि यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो इट हैविंग काइंड ऑफ फिक्स्ड वैल्यू। वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर की हम बात करते हैं, डेट हैविंग द 81। ठीक, के फॉर, यहाँ पे लिखता हूँ, इधर दिखेगा नहीं, के फॉर वाटर जो होता है वो आपको मिलता है 81। तो इससे हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्री स्पेस की तो वैल्यू हमें याद रखनी ही पड़ती है, तो वाटर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, ये भी सबकी अलग अलग है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो फ्री स्पेस या वैक्यूम, जनरली हम बात करते हैं वैक्यूम की, हम ये बात करते हैं, दैट इज दिस वन होती है। लेकिन एयर के लिए जो होती है, एयर भी अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, दैट्स व्हाई वी कंसीडर एज अ फ्री स्पेस टू द एयर, वी एज्यूम, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस आल्सो that we will understand in some other general topics, we will discuss it out in reels or something। अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इसी परमिटिविटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल में फर्क भी तो समझना है। ग्रेविटेशनल तो भैया न्यूटन साहब ने दिया हुआ एफ जी इज इक्वल टू G(m)m अपॉन आर स्क्वायर, और इधर इन्होंने भी दिया हुआ एफ ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर दिया है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज
much stronger force as compared to gravitational. In second, electrostatic have the both the nature attractive as well as repulsive both, but here it is only attractive. कोई भी चीज जमीन से ऐसे ड्रॉप करो, अर्थ विल ओनली अट्रैक्ट, ऐसा होता है क्या वापस ऐसे ऊपर कर दे, दैट विल हैपन ओनली इन केस ऑफ bounce, yeah, some plate was there or something, if that will be considered if the case was about, उसका केस आ जाएगा कोलेजन का, इलास्टिक कोलेजन का, ठीक। थर्ड, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बिटवीन द चार्जेस, ठीक। लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, हवा पानी कुछ हो फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से जमीन में नीचे ही गिरोगे, ऐसे ही तुम्हारा करियर के साथ भी हो सकता है, तो इसलिए पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। लिमिटेशंस तक तो ठीक हो गया। अब इनके बीच की ये जो लिमिटेशंस डिफरेंसेस हैं, दैट इज द केस लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ की बात करते हैं जरा, क्या आएंगे लिमिटेशंस। पहली लिमिटेशन, कूलम लॉ कैन बी ओनली अप्लाइड टू पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो बोलोगे सर हमेशा, अब पॉइंट साइज में कैसे लग सकता है, तो हमारे पास तो जरूरी नहीं है पॉइंट साइज हो, एक्सटेंडेड बॉडीज आ जाए, कंटिन्यूस बॉडी आ जाए। कंटिन्यूस बॉडी क्या, कि ऐसी बॉडी जिसपे वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मास 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 यहाँ, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट इट। हम बता नहीं सकते कि मास पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, कि एक ऐसा बॉडी हो, पता हो ऐसे मास, कलेक्टिवली मास जब बात होगी तब के केस के लिए हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब ओनली अप्लाइड टू पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, एट लीस्ट वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट। दोनों में से एक तो हो रेस्ट पे, दोनों मोशन में करेगा तो कैसे सवाल करेंगे, दोनों गाड़ी चलेगी तो कैसे होगा काम। तो एटलीस्ट शुड बी वन रेस्ट, दोनों हो जाए तो बढ़िया है। बिकॉज अगर वो मोशन करेगा, इफ सपोज करो कि अगर ये मेरा एक चार्ज है, ठीक, ये अगर मोशन करने लग जाए, तो मोशन करेगा तो यहाँ पे सीन बिगड़ जाएगा। तब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फैक्टर नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म भी हम कंसीडर करेंगे। तो बट हम अभी पढ़ के आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन शुड बी एट रेस्ट। तो दो जो रेस्ट पे रहेगा, इट कैन एक्सपीरियंस अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और काइंड ऑफ कूलम फोर्स, ठीक। तो दीज आर द मिनिमम टू लिमिटेशंस ऑफ द कूलम लॉ। एक तो सिर्फ पॉइंट साइज पे लगेगा, दूसरा कि आपको जनरली वन चार्ज शुड बी एट रेस्ट, एक तो रेस्ट पे रहना ही चाहिए दोनों में से। अब यहाँ पे आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि ओवरलैपिंग, एक तरह से समझो आप, ठीक है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर ही एक ऐसे बैठ जाए, ठीक। यहाँ पे आपको डायग्राम में प्रॉपर दिख रहा होगा, एक पॉइंट है ये मेरे पास O, उस Q1 चार्ज पे Q2 भी एक्ट कर रहा, Q3 भी एक्ट कर रहा, Q5 भी, 4 भी, 6 भी, 7 भी, ऐसे बहुत सारे एक्ट कर रहा। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स बनाऊं, फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1, F12 लिख देते हैं एज सिंबल, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर है ये आएगा, दैट इज फर्स्ट। ऐसे ही एक दो का और बना लेते हैं, 1 का 3 का बना लेते हैं, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q3 अपॉन R13। तो ऐसे डॉट 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 हमारे पास n नंबर्स ऑफ हो जाए तो हम F1 n का बना लेते हैं, बहुत सारे फोर्सेस हो जाए, R1n, दैट इज थर्ड। तो अब सपोज करो, इमेजिन करने की कोशिश करो जरा, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो हमने बोला किसी एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे चार्जेस का
फोर्स आ रहा है तो उस पॉइंट पे कितना फोर्स होगा, उस पॉइंट पे इंडिविजुअल जितना जितना मतलब इसकी वजह से जितना फोर्स आ रहा है प्लस इसकी वजह से जितना फोर्स प्लस इसकी वजह से, तो इंडिविजुअली सबकी वजह से जितना जितना फोर्स आ रहा है दैट विल बी द टोटल फोर्स। तो इसके लिए हम बोलते हैं यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फोर्स on Q1 due to number of charges in air or vacuum is given by this one। सिंपली क्या किया हमने यहाँ पे F1 पे जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n तक कर दिया, या ठीक, एन या एन प्लस वन। तो यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कॉमन निकाल लेंगे हम, तो Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 डॉट 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 Q1 Qn अपॉन R। इस तरीके से चलेगा स्क्वायर, ठीक, ऊपर लगा हुआ। अब इसके बाद ये एक्चुअल में क्या होगा, ये हमने यहाँ तक किया, अभी तक डायरेक्शन कंसीडर नहीं की। इफ वी कंसीडर एज अ डायरेक्शन तो हम यहाँ पे यूनिट कैप लगा देंगे। यूनिट कैप आप नीचे देखो यहाँ पे लगा, तो इसका आप समेशन के फॉर्मेट में भी इस तरीके से लिख सकते हो, डेट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दिस फोर्स। ईजी है ये करना कि अगर सिंगल पॉइंट पे यहाँ से भी कर रहा, यहाँ से भी कर रहा, यहाँ से भी कर रहा, तो व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस पॉइंट, दैट इज द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल दीज थ्री फोर्सेस, तीनों फोर्सेस का इंडिविजुअली सम। फॉर एग्जांपल अगर आपके ऊपर आपके पीयर प्रेशर्स हैं, फ्रेंड्स या फिर आपके लव्ड वंस का प्रेशर है, या फिर आपके पेरेंट्स का प्रेशर है, तो व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑन यू, व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन यू। तो इंडिविजुअली फोर्स को आप ऐड करोगे यू विल गेट द एक्चुअल फोर्स ऑन यू। तो थोड़ा फोर्स कम रखना है, बीच वाले सेकंड वाले ऑप्शन का फोर्स नेग्लिजिबल रखना। अब यहाँ पे जो बात बोली गई थी कि कुलम ने बोला कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, क्योंकि कुलम की लिमिटेशंस ये थी कि भाई वो बोल रहा है मैं पॉइंट साइज पे ही निकलूंगा, या लगा सकते हो मेरे रूल को, आप एक्सटेंडेड बॉडीज या कंटिन्यूअस बॉडी पे नहीं लगा सकते। कंटिन्यूअस बॉडी की एक ऐसा बॉडी है जिसपे वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि मास 1 यहाँ है, मास 1 2 यहाँ है, मास 1 3 यहाँ, वी कैन नॉट डू दैट थिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी स्टडीड अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। Charge density, density is what, mass upon volume, that is mass density। तो यहाँ पे पढ़ना है आपको चार्ज पर यूनिट डायमेंशंस। जनरली हम वॉल्यूम बोलते हैं बट हमारे पास हमको तीनों डायमेंशन पढ़ना है। चार्ज पर यूनिट डायमेंशन दैट इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। अब उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि पहला जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बेटा एक चीज समझो कि इफ आई हैव दिस लेंथ ऑफ रॉड, मान लेना ये लेंथ ऑफ रॉड है मेरे पास, ठीक, इस लेंथ ऑफ रॉड पे मैंने एक छोटा सा सेक्शन ये वाला काटा है, ठीक, that is the small amount of section of DL I have cut it out। इस DL में कितना चार्ज होगा तो वो पता करना है। तो हमने बोला कि that is this one alpha, linear charge can be represented by alpha। तो alpha is small amount of charge over there upon DL length बराबर, तो that is first one। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद हमने बोला कि टोटल चार्ज कितना होगा सर्किट में। हमने पॉइंट पे तो बात कर ली, एक पॉइंट पे इतना है, टोटल सर्किट पे कितना होगा तो ये कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आफ्टर इट वी कैन इंटीग्रेट इट, तो आपको मिल जाएगा लेमडा डी एल इज इक्वल टू क्यू, इस तरीके से दैट इज द टोटल चार्ज ऑन एल लेंथ रॉड।
तो जनरली लीनियर चार्ज वर्क्स ऑन 1D ऑब्जेक्ट्स, मतलब रॉड हो गया, सीधे सीधे जो सीधे सीधे हैं उन पे काम करेगा। क्लियर है कि ऐसे ऑब्जेक्ट, भाई देखो एक पूरा लेंथ एल लेंथ की रॉड थी, उस एल लेंथ में मैंने क्या किया, छोटा सा सेक्शन काट लिया डीएल का। डीएल, उस डीएल में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज होगा। ठीक, तो अरे क्या बनेगा, उसकी डेंसिटी क्या बनेगी, डी क्यू अपॉन डीएल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मिल जाएगा कि उस पर्टिकुलर चार्ज ऑन डी क्यू निकालोगे तो क्या आएगा, डी क्यू का लेमडा डीएल, चार्ज ऑन डी क्यू लेमडा डीएल आएगा। ऐसे ही ये तो 1D की बात। अब अगर 2D पे बात करेंगे तो 2D में सरफेस चार्ज पे बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। अगर मेरे पास ऐसा एक स्फेयर है या जनरली स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से मैंने एक छोटा सा सेक्शन काट लिया, छोटा सा सेक्शन मतलब डीए, इस डीए में चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो इसके लिए हम बात करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, बराबर सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए। तो अगर चार्ज ऑन डी क्यू की बात करें कितना होगा, सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए आएगा। लेकिन अब मेरे को पूरे स्फेयर में कितना चार्ज है वो जानना है, तो उसके लिए इंटीग्रेट कर देता हूं पूरे स्फेयर से इस तरीके से। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए, इजी, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन का आपने निकाल लिया, पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन हमने पढ़ा इसीलिए, और जिन्हें इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है वो मैथमेटिकल टूल का पूरा सीरीज है वो देख सकते हैं, उसमें इंटीग्रेशन के 2 ही वीडियो छोटे से 2 मिनट से चलते चलते खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या है, इट्स हैविंग, और जैसे सरफेस किस पे वर्क करेगा, वर्क्स ऑन 2 डायमेंशन ऑब्जेक्ट्स। वॉल्यूम चार्ज, वॉल्यूम चार्ज बेटा किस पे काम करेगा, वॉल्यूम चार्ज एक सपोज करो मेरे पास एक 3D शेप, पहली बात तो ये 3D ऑब्जेक्ट्स, ठीक, वर्क्स ऑन 3D। एक मेरे पास क्यूबॉइड है, उसमें से मैंने एक छोटा सा सेक्शन 3D काटा ऑफ डीवी, मानना डीवी लेंथ काटी मैंने, उसके अंदर चार्ज कितना होगा, स्मॉल सेगमेंट में लिखता हूं, स्मॉल सेगमेंट डी क्यू, सॉरी डीवी, चार्ज ऑन डी क्यू, ये कैसे होगा, तो रो इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज हमको समझनी है कि डी क्यू में कितना होगा, रो डी वी, उस डी क्यू चार्ज में कितना होगा इतना, और ओवर दिस एंटायर सरफेस कितना होगा, वो कितना होगा बेटा हमारा, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। एक ये, तो इतनी चीजों में हमें समझ में आए कि ऐसे करके हम लगा तो कूलम सकते हैं, लेकिन हमें पहले पॉइंट साइज फिर टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा, टोटल चार्ज के बाद हम बात करेंगे एक्सटेंडेड बॉडीज की। अब यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स आएंगे, जैसे अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पे शुरू होगी, विच वी विल टॉक अबाउट इन नेक्स्ट लेक्चर, lecture number 2, or whatever your doubt will be, just send or write a comment on it, तो उस पे वीडियोस या फिर elaborated जो भी डिस्कशन होगा that we will do, and whatever your suggestions or anything just mail me or via Instagram or Telegram. Okay, that's all for the day. Thank you so much.